छात्रों, कक्षा 10वीं पाठ 10वां बूढ़ी काकी जो पूरक पठन है, इसका हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। ये जो स्वाध्याय है वो कृति पत्रिका पर आधारित है। तो परिच्छेद क्रमांक पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कौन सा परिच्छेद कहाँ है? हाँ, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 89 पर। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 89 पर है यह परिच्छेद। कहां से शुरू होता है? बुढ़ापा बहुधा बचपन, यहां से शुरू होता है। तो काकी चीख मारकर रोती, यहां तक। इस परिच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है और उस पर यहां जो कृतियां दी है उसे हल करना है। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ है, उसे हमें देखना है। तो पहला है पुनरागमन, मतलब वापस आना। चेष्टा मतलब कोशिश, प्रयत्न। परिणाम मतलब मात्रा। सिसकना, सिसकी मारकर रोना। स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना, भगवान का प्यारा होना। कालांतर दूसरा समय, अन्य काल, यहां बहुत समय बीत चुकना। कालांतर का मतलब होता है बहुत समय बीत चुकना। तरुण मतलब जवान। सब्ज बाग मतलब झूठे वादे, झूठे सपने। अर्धांगिनी मतलब पत्नी। तीव्र, तेज, तीक्ष्ण, असह्य। भलमनसाहत मतलब सज्जनता, शराफत। अत्याचार का मतलब होता है अनुचित आचरण, दुराचार। भला मानुस मतलब भला आदमी। विद्वेष मतलब शत्रुता, वैर। छात्रों, इस परिच्छेद पर हमें कृतियां हल करनी है। तो कृति पहली आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। तो ये जो आकृति है ये पूर्ण करनी है। तो यहां पर एक उत्तर दिया भी है। बूढ़ी काकी तब रोने लगती है, जैसे जब घर वाले उनकी इच्छा के विरुद्ध बात करते हैं तब। और दो आपको लिखने। तो कब रोती है काकी, जरा ढूंढिए उत्तर। हाँ, यहां पर उत्तर दिया है। कब? जब भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता तो वो रोने लगती है। उसी तरह से और जब बाजार से आई कोई वस्तु उन्हें न मिलती, व्यंजन, वस्तु मतलब खाने का व्यंजन चीज होती हो, नहीं मिलती तो। और जब घर वाले उनकी इच्छा के विरुद्ध बात करते तो वो चाची रोने लगती है। दूसरा प्रश्न है, बूढ़ी काकी को बूढ़ी काकी को लड़के इस तरह सताते। किस तरह सताते हैं लड़के? यहां पर उत्तर देखिए। बूढ़ी काकी को लड़के इस तरह सताते हैं। कैसे? कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था, तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह से सताते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, ऐसा था इन दोनों का स्वभाव। बुद्धिराम का स्वभाव कैसा था, उसकी पत्नी रूपा का स्वभाव कैसा था, वो लिखना है। तो कैसा था जरा देखिए, इस तरह का। ऐसा था इन दोनों का स्वभाव। बुद्धिराम का देखने में सज्जन, पर तभी तक जब तक कोष मतलब धन दौलत संपत्ति पर आंच न आए तब तक, पैसों पर। रूपा का तीव्र स्वभाव है, पर ईश्वर से डरती थी। अगला प्रश्न चौथा, बूढ़ी काकी में बची हुई थी केवल दो बातें। कौन सी बातें दो बची थी उनके पास? जरा देखिए तो। हाँ, बूढ़ी काकी में बची थी केवल दो बातें। कौन सी? जिह्वा स्वाद मतलब जुबान का स्वाद। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए सिर्फ रोना। अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति कर दी। क्यों कर दी? आपको कारण लिखना है। तो यहां कारण यह है, बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए उनने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। अगला प्रश्न छात्रों, उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक तीसरा, उसमें पहला, बूढ़ी काकी का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका उत्तर आपको लिखना है। अर्थात यहां पर उत्तर है, बूढ़ी काकी के नेत्र, हाथ, पैर आदि सभी अंग जवाब दे चुके थे, मतलब थक गए थे, कमजोर हो गए थे। अगला प्रश्न है दूसरा, बूढ़ी काकी के परिवार में अब
बचा एकमात्र सदस्य। कौन सा सदस्य बचा है, क्या नाम है उसका? उनका भतीजा बुद्धिराम। दूसरा नंबर देखिए, अगला प्रश्न है तीसरा। बुद्धिराम ने इस तरह लिखाई बूढ़ी काकी की संपत्ति। बूढ़ी काकी की संपत्ति बुद्धिराम ने कैसे लिख कर ली है, वो आपको लिखना है। तो कैसे, यहां पर देखिए उत्तर 3 नंबर का, खूब लंबे चौड़े वादे करके बूढ़ी काकी की संपत्ति लिख ली। तो आपको खूब लंबे चौड़े वादे करके इतना ही लिखना है। चौथा प्रश्न है, जरा देखिए, बूढ़ी काकी के रोने का ढंग, वो कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी रोने का ढंग, गला फाड़ कर रोती थी। 4 नंबर का उत्तर देखिए, बूढ़ी काकी गला फाड़ कर रोती। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी है स्वमत मतलब अभिव्यक्ति। स्वमत मतलब अभिव्यक्ति। बुढ़ापा बहुता बचपन का पुनरागमन होता है, इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करना है या व्यक्त कीजिए। तो छात्रों, यहां पर आप आपका उत्तर भी लिख सकते हैं अपने मन से, लेकिन बुढ़ापे के बचपन के पुनरागमन के आधार पर हो। यहां नमूने के तौर पर दिया है, आप देखते हैं। देखिए उत्तर, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है, दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों की तरह ही वृद्धों को भी मान अपमान की परवाह नहीं होती। जिस तरह लोग बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, उसी तरह वृद्धों की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। इस तरह वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। छात्रों, परिचित क्रमांक दूसरा कहाँ है? दूसरा परिचित पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 90 पर। कहाँ है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 90 पर देखिए, कहां से शुरू होता है? रात का समय था, यहां से लेकर आगे ठंडाई मांग रहे, यहां तक। इस परिचित पर आधारित प्रश्न है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो आपको ये पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 90 पर जो परिच्छेद है, रात का समय था यहां से लेकर ठंडाई मांग रहे थे, यहां तक आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। वो है विस्मय मतलब आश्चर्य, रसास्वादन मतलब किसी रस, आनंद या सुख का स्वाद लेना, प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, उत्सव समारोह, शुदावर्धक मतलब भूख बढ़ाने वाली, हुक मतलब पीड़ा कसक, उद्विग्न मतलब चिंताग्रस्त परेशान। छात्रों, इस परिचित पर आपको कुछ कृतियां हल करनी है। तो कृति पहली आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। कौन से है? संजाल पूर्ण कीजिए। पहला संजाल पूर्ण करना है, क्या भरना है उसमें? रात के समय बुद्धिराम के द्वार का दृश्य कैसा था? तो देखिए, वहां पर शहनाई बज रही थी। उत्तर देखिए, शहनाई बज रही थी, गांव के बच्चे गाने का रसस्वाद कर रहे थे और चार पाई पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। ऐसा वहां का दृश्य था। अगला प्रश्न छात्रों, दूसरा, तिलक उत्सव में इस प्रकार हो रही थी भोजन की व्यवस्था। भोजन की व्यवस्था कैसी हो रही थी तिलक उत्सव में, जरा लिखिए तो। देखिए, भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे, कढ़ाहा मतलब कढ़ाई, एक में पुड़िया कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान पक रहे थे, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। इस तरह से वहां खाने पीने का इंतजाम हो रहा था, भोजन की व्यवस्था हो रही थी। अगला प्रश्न छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, कार्यभार से रूपा की भागदौड़। रूपा की भागदौड़ कैसी है, जरा बताइए तो। देखिए परिच्छेद में, हाँ इस तरह से कार्यभार से रूपा की भागदौड़, कभी इस कोठे में जाना, कभी उस कोठे में जाना, कभी कड़ाह के पास आना, कभी भंडार घर में जाना। इस तरह से उनकी भागदौड़ चल रही थी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है छात्रों, आकृति पूर्ण कीजिए। भोजन की सुगंध आने पर बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया, बूढ़ी काकी पर उसका
क्या परिणाम हुआ सुगंध का, वो लिखना है। बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया, वो सोचती है, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछे। और प्रतिक्रिया है, जब रोटियां रोटियों ही के लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया खाने को मिले। इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 3 है छात्रों, कारण लिखिए। कारण लिखिए, अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। क्यों उदासीन थे, उसका जरा कारण हमें लिखना है। यहां पर अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वे गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मतलब विरुद्ध समझते थे। दूसरा कारण लिखना है हमें, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी को अपनी स्थिति पर रोना आया पर वे रो नहीं सकी। क्यों, क्या कारण है उसका, इस तरह से। दूसरा उत्तर देखिए, तीसरे में कहा, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी को अपनी स्थिति पर रोना आया पर वे रो नहीं सकी क्योंकि उन्हें रूपा का डर था, कहीं डांट न दे, नाराज न हो जाए। छात्रों कृति क्रमांक 2 स्वमत अभिव्यक्ति, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बुढ़ापा तृष्ण मतलब अपनी प्यास, तृष्णा का मतलब प्यास, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। यहां नमूना के तौर पर उत्तर दिया है आपको ये, और ऐसे उत्तर खुद लिखा तो भी चलता है। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा। अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है और उनकी पूर्ति करने का वो भरसक प्रयास करता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक मनुष्य को अपनी कामनाओं की जल्दी से जल्दी पूरी होने की उतनी चिंता नहीं रहती जितनी बुढ़ापे में। वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे होते, इसलिए उसका प्रयास ये होता है कि अपने बचे खुचे दिनों में वो अपनी सारी कामनाएं पूरी कर ले। ऐसे में उसे किसी भी तरह अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना उचित जान पड़ता है। उसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती, उसका लक्ष्य एन केन प्रकारेण अपनी इच्छा पूरी करना होता है। इस प्रकार बुढ़ापा तृष्णा का रोग का अंतिम समय था। छात्रों परिचित क्रमांक 3 प्रश्न है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये परिचित कहाँ है, हाँ ये पन्ना नंबर 90 और 90 पर शुरुआत होती है, आरंभ होता है। तो पन्ना नंबर 91 पर समाप्त होता है। कहां से शुरू होता है, इस अवस्था में उसने यहां से लेकर पन्ना नंबर 91 पर मजेदार मालूम होगी, यहां समाप्त होता है। कुछ कठिन शब्दार्थ है उसमें, वो है जलना मतलब कुड़ना, संतप्त होना, भस्म होना मतलब जल जाना, भला मतलब कुशल अच्छा, पश्चाताप पछतावा, प्रतीक्षा इंतजार, मनसुबा मतलब इरादा योजना। छात्रों इस परिचित पर आधारित आपको कुछ कृतियां हल करनी है। तो कृति पहली है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन, कौन कौन से व्यंजन थे वो ललचा रहे थे बूढ़ी काकी को, ये पुडिया, मसालेदार तरकारी, कचौड़िया और रायता। ये अगला प्रश्न है छात्रों दूसरा, उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी को रूपा की 4 झिड़कियां। बूढ़ी काकी ने जब वहां आकर दस्तक दी तो रूपा ने उसे झिड़कियां दी। तो कौन कौन झिड़कियां हैं वो लिखनी है। तो ये झिड़कियां हैं। पहले रूपा ने कहा, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। दूसरी झिड़की ऐसी थी, अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका। तीसरी झिड़की, भला चाहती हो जो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। चौथी झिड़की थी, तुम कोई देवी नहीं हो कि किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। इस तरह से बूढ़ी काकी को रूपा की झिड़कियां मिली। अगला प्रश्न छात्रों, बूढ़ी काकी का पश्चाताप। बूढ़ी काकी का पश्चाताप क्या होता है, क्या सोचा झिड़कियां सुनने के बाद बूढ़ी काकी ने। बूढ़ी काकी सोचती है, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। और सोचती है,
मुझसे इतनी देर भी न रह गया। और सोचती है सबके सामने पानी उतर गया। और सोचती है अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी, ऐसा सोचती है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। रूपा के बारे में बूढ़ी काकी के मन में आए विचार। रूपा के बारे में बूढ़ी काकी क्या सोचती है झिड़कियां सुनने के बाद? ये सोचती है रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। और सोचती है ओ सोचती हो कौन? रूपा। बूढ़ी काकी सोच रही है कि रूपा के बारे में, कि रूपा सोचती होगी, वो सोचती हो कि आ भी आएगी, आप ही आएगी, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं, ऐसा सोचती है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, सोमत अभिव्यक्ति। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जो नमूना के तौर पर उत्तर दिया है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। लड़कों और बूढ़ों में हर बात को लेकर अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़ों की आदत होती है कि वे हर बात को अपने ढंग से सोचते हैं। वे उसमें अपने जमाने की विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि किसी चीज के बारे में उनकी एक धारणा बनी होती है। हर बात को वे अपने पैमाने पर कसने की कोशिश करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़की की सोच अलग ढंग की होती है। उन्हें पुराने दकियानुसी मतलब पुराने विचार पसंद नहीं आते, इसलिए बात बात पर दोनों के विचारों में टकराव होता है। इस तरह के लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। छात्रों, परिचित क्रमांक चौथा। निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कहाँ परिचित? कौन सा है परिचित? परिचित आरंभ होता है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 91 पर और समाप्त होता है पृष्ठ क्रमांक 92 पर, समाप्त होता है वहां पर। तो कहां शुरू होता है? 91 पर। मेहमान मंडली अभी, यहां से शुरू होता है। तो पन्ना नंबर पृष्ठ क्रमांक 92 पर मुझे खूब प्यार करेगी, यहां समाप्त होता है। इस परिचित में कुछ कठिन शब्द अर्थ है। कौन कौन से? चटकारा मतलब स्वादिष्ट वस्तु खाते समय जीभ को तालू से लगने से होने वाली आवाज, ये जो आवाज है ऐसी। संकोच मतलब लज्जा। रेंगना, धीरे धीरे चलना। तिलमिलाना, बेचैन होना। निर्दयी, दया रहित, कठोर हृदय वाला। भगोड़ा, भागा हुआ, डरपोक। कर्जदार, जिसने कर्ज लिया हो। टेंटुआ मतलब गला। लपकना, टूट पड़ना, झपटना। निर्लजता, बेशर्मी। हतज्ञान मतलब बेसुध, संज्ञाहीन। करुणा मतलब दया, अनुकंपा। कूढ़ना, भीतर ही भीतर जलना, चिढ़ना। झुंझलाना, खींचना, चिढ़ना। पिटारी मतलब बांस, मूंज आदि से बचना। डिब्बे की शक्ल का पात्र। अधीर, आकुल, उतावला। छात्रों, इस परिचित पर हमें कुछ कृतियां हल करनी। तो कृति पहली है आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। भोजन करने बैठी मेहमान मंडली के हाव भाव। भगवान जो भोजन करने बैठे तो उनके हाव भाव कैसे हैं? तो ये हाव भाव इस तरह के हैं। कैसे? जरा देखिए। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे या नहीं। कोई चिंता में था कि पत्तल पर पुड़ियां छूटी जाती हैं। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, पर दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इस तरह से उनके हाव भाव थे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, ये निम्न उत्तर लिखिए। लेखक ने तुलना की है बुद्धिराम की, किससे की है? बूढ़ी काकी की, किससे की है? तो ओ लिखना है। तो यह तुलना की है, बुद्धिराम की तुलना की है निर्दयी महाजन से, और बूढ़ी काकी की है तुलना बेईमान और भगोड़े कर्जदार से। अगला प्रश्न है छात्रों, बूढ़ी काकी से लाडली के प्रेम के दो प्रमाण। घर की लाडली बेटी बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी, प्रेम करती थी, उसके प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? दो वो लिखने हैं। तो ये है बूढ़ी काकी से लाडली के प्रेम के दो प्रमाण। दोनों बार लाडली के माता पिता ने बूढ़ी काकी को निर्दयता से घसीटा था, तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था।
दूसरा, स्वयं भूखी रहकर लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया बूढ़ी काकी के लिए छुपा कर रखी और ले जाकर उन्हें खिलाया। प्रश्न क्रमांक तीसरा है छात्रों, कौन सा है प्रश्न क्रमांक तीसरा? कारण लिखिए। किसका कारण लिखना है? कौन सा प्रश्न है कारण लिखने के लिए? बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धस से पटक दिया। क्यों पटक दिया? कारण, बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर लिया था, इसलिए बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। नहीं, ये उत्तर नहीं, सॉरी, उत्तर ये है। बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमान मंडली के बीच पहुंच गई थी। इससे कहीं लोग चौंक कर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने उसे वहां से उठाकर कोठरी में ले जाकर धम से पटक दिया। धम से पटक दिया, ये कारण था। अगला प्रश्न है, अगला कारण, घर वालों ने भोजन किया परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्या कारण है? वो कारण ये है, बुद्धिराम और रूपा दोनों ने ही बूढ़ी काकी को ही उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर लिया था, इसलिए बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। अगला प्रश्न है कारण लिखने के लिए, लाडली ने पुड़िया छिपा कर रखी। क्यों छिपा कर रखी? किस लिए छिपा कर रखी? उत्तर ये है, देखिए, लाडली ने उन पुड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना लाडली उन पुड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वे उन्हें खा सके। कौन? बूढ़ी काकी खा सके। चौथा कारण लिखने के लिए प्रश्न ये है, कौन सा? चौथा कारण, चौथा प्रश्न देखिए, रात के 11 बज गए थे, लाडली की आंखों में नींद न थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी लाडली की आंखों में? उसका कारण ये है, देखिए चौथा, बूढ़ी काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी लाडली को सोने न देती थी। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, सोमत, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र है, दया की नहीं। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने विचार स्पष्ट कीजिए, अपने विचार लिखिए। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वो हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वो भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का लालन पालन और उसकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है। लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे पर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी किसी परिवार में तो बुजुर्गों के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में मगन हो रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फर्ज है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता फलता और खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। छात्रों, परिचित क्रमांक 5वां है। कहाँ ये परिचित क्रमांक 5वां? प्रश्न है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिचित क्रमांक 5वां पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 93 पर शुरू होता है तो पृष्ठ क्रमांक 94 पर समाप्त होता है। शुरू होता है यहां से। ठीक उसी समय रूपा यहां से लेकर पन्ना नंबर 94 पर आनंद लेने में निमग्न थी, यह समाप्त होता है। ये इस परिच्छेद में कुछ शब्दार्थ आए हैं। पहला शब्द है ताकना, मतलब देखना। जूटे मतलब खाकर छोड़ा हुआ, हम उससे मराठी में उष्ट उष्ट पढ़ने ऐसा कहते हैं। सन्न मतलब भौचक्का, बुजुर्ग वृद्ध, टटोलना उंगलियों से छू कर पता लगाना। शोकमय मतलब शोकपूर्ण, ग्रास मनने वाला, कौर, निकृष्ट नीचहीन प्रतीत जान पड़ना, आपत्ति संकट मतलब मुसीबत, सम्मुख मतलब सामने, अधर्म जो धर्म के विरुद्ध हो, गगन मतलब आकाश, सत्यनाश सर्वनाश, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, निर्दयी मतलब जिसमें दया न हो ऐसी, दुर्गति दुर्दशा, चूक भूल गलती, बदौलत सहारे द्वारा, असहाय बेसहारा,
जिसकी कोई सहायता करने वाला न हो वो अपराध, दोष, तिरस्कार, अपमान, अनादर, सदिच्छाएं, शुभकामनाएं। छात्रों कृति हल करनी है इस परिचित पर। पहली कृति आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। रूपा चौंक कर जागी तो उसने ये देखा, क्या देखा रूपा ने चौंक कर जागने के बाद? तो उसने देखा है लाडली जूटे पत्तलों के पास खड़ी हैं, ये दृश्य देखा। दूसरा दृश्य क्या देखा? बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है, ये दृश्य देखा। छात्रों प्रश्न क्रमांक दूसरा है, बूढ़ी काकी का जूटन खाने का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे यहां पर उदाहरण दिया एक, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है, तो आपको 2 लिखने। तो कैसे, जरा देखिए। बूढ़ी काकी का जूटन खाने का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है और संसार पर कोई आपत्ति आने वाली, ऐसा महसूस होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है छात्रों, वो ये कि रूपा की परमात्मा से क्षमा याचना, जैसे मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो, आपको 2 लिखनी है। तो कैसी क्षमा याचना की उसने? परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, ऐसी, और इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे। मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो, इस तरह से उसने क्षमा याचना की रूपा ने परमात्मा से। अगला प्रश्न है छात्रों, थाली में परोसकर बूढ़ी काकी को भोजन कराते समय रूपा ने बूढ़ी काकी से यह कहा, क्या कहा? जैसे परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि ये मेरा अपराध क्षमा कर दे। 2 आप लिखो क्या है। तो ये देखिए, काकी उठो भोजन कर लो। फिर कहा मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, और परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है छात्रों, कारण लिखिए। रूपा का हृदय सन्न हो गया, कब, कैसे, यह आपको लिखना है। रूपा का हृदय सन्न हो गया क्योंकि उसने देखा कि बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है, ये देखकर उसका हृदय सन्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये है, कारण लिखना है। रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। स्वर्गीय आनंद कब ले रही थी वो? रूपा बैठी स्वर्गीय आनंद दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, क्योंकि बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सब कुछ भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी और उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। छात्रों हमें रिश्ता पहचानना है, बूढ़ी काकी और रूपा। बूढ़ी काकी रूपा की लगती है, बूढ़ी काकी रूपा कौन है वो लिखना है। और दूसरा रिश्ता है रूपा बूढ़ी काकी क्या लगती है, ये लिखना है। तो दोनों रिश्ते इस तरह से हैं, देखिए यहां पर। बूढ़ी काकी रूपा की लगती है क्या? चचेरी सास। रूपा बूढ़ी काकी की लगती है क्या? बहू। छात्रों स्वमत अभिव्यक्ति, शादी ब्याह अथवा पारिवारिक समारोह में प्रीति भोज में अनाप शनाप खर्च करना कितना उचित है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर नमूना के तौर पर यहां पर दिया है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। हमारे देश में शादी ब्याह तथा छोटे मोटे पारिवारिक समारोह में प्रीति भोज में लोगों को खिलाने पिलाने की पुरानी परंपरा चली आ रही है। समर्थ व्यक्तियों को इस तरह का खर्च करना ज्यादा नहीं करता, पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए इस तरह खर्च का भार उठाना मुश्किल होता है। पर सामाजिक बंधनों तथा अपने नाम के लिए ऐसे समारोह आयोजित करना आज एक फैशन हो गया है। ये फैशन दिनों दिन बढ़ती जा रहा है। कुछ लोग तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर्ज लेकर लोगों को बुलाकर खिलाते पिलाते, बाद में यह कर्ज चुकाना उनके लिए समस्या बन जाता है और उन्हें अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ती है। लोगों को इस तरह के उत्सव में अनावश्यक रूप से पैसे उड़ाने से बाज आना चाहिए। इस तरह के उत्सव समारोह में अनाप शनाप खर्च करना अपने ऊपर एक तरह का आर्थिक बोझ लादना है, जिससे कोई लाभ नहीं होता। छात्रों संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति है,
स्वभाव के अनुसार पात्र का नाम बताइए। क्रोधी, क्रोधी कौन है? बुद्धिराम। लालची, लालची कौन है? सॉरी, क्रोधी रूपा है, रूपा। यहां पर ठीक से देखिए, क्रोधी रूपा और लालची बुद्धिराम। शरारती दोनों लड़के। और स्नेहल कौन है? प्यार करने वाली लाडली। छात्रों, यहां पर यह स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।